हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हूं आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को यह बात तो पता चल गई कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 12 ऐसे देशों पे ट्रैवल बैन लगाया है जिनको कंप्लीटली या फिर फुली बैन कर दिया गया है, और 7 ऐसे नेशंस हैं जिनके ऊपर पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों इन्हीं कंट्रीज के ऊपर इन्होंने यह बैन लगाया एंड व्हाट आर द रीजंस। द रीजंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबको पता होनी चाहिए। और उसी पे काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एंड इवन जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मचलानी साफ साफ ये कहते हैं कि एक तरीके से दोगलापन है। समझ में ही नहीं आता कि किसी एक नेशन को जब आपने ये कह दिया कि ये टेररिज्म को सेफ हेवंस प्रोवाइड करता है, यहां से टेररिस्ट जो है अटैक प्लान किए जाते हैं, प्लानिंग करी जाती है, वहीं पे उनको तो आपने बैन लगा दिया, बट आपने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। और उसके बारे में भी वो बात करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किन किन नेशंस पे बैन लगा, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, और क्या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं इसके पीछे, और क्या रीजन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सभी को पता है कि जो प्राइमरली जो नेशंस अफेक्ट हुए हैं, या तो वो मिडिल ईस्ट में नेशंस हैं या फिर वो अफ्रीकन नेशंस हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये जो मैंने बैन लगाया है इसके पीछे रीजन है नेशनल सिक्योरिटी। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए हम इस पे बैन लगाते हैं। और खास बात तो यह है, उन्होंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया। मेंशन किसका किया? अभी आपको मैंने एक न्यूज कवर करी थी यूपीएससी नीव बाय अन अकेडमी के ऊपर, जहां पे मैंने एक बताया था कि किस तरीके से एक इजिप्शियन नेशनल, यानी कि एक इंसान जो इजिप्ट से बिलोंग करता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा था और उसने एक टेरर अटैक किया यूएस के अंदर, जहां पे टारगेट किया गया था जीविश कम्युनिटी को, जहां पे उसने एक तरीके से फायर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया और काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए, सीवियरली बर्न हो गए थे। अब इसका एग्जाम्पल देते हुए आप ये देखेंगे कि वो एक इजिप्शियन नेशनल है, बट इजिप्ट को ही बैन नहीं किया, और बोला गया कि कुछ ऐसे नेशंस हैं जो कि यूएस के जो वीजा है उसको नहीं मानते हैं, और उसके साथ में आप ये कह सकते हो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर आप वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ये सारी चीजें थी। बट आपको यह जानना है कि किन किन नेशंस पे बैन लगा। अब जो आप ये रेड में देख पा रहे हैं, ये वो नेशंस हैं जहां पे यूएस के लिए आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, आप बैंड हो। और यहां पे कुछ कुछ वीजा रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा, राइट। और कुछ शायद कुछ दिनों तक कहा जाएगा कि भाई इतने ही दिनों तक आप अगर इस कंट्री से बिलोंग करते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन वाली कैटेगरी में है, तो आप इतने दिनों तक ही रह सकते हो, ये नेशनल्स। तो अब ये जो ट्रेवल बैन लगाया जा रहा है, तो आप रेड में देखिए, आपके म्यांमार पे लगा दिया, अफगानिस्तान पे लगा दिया, ईरान पे लगा दिया, लीबिया पे लगा दिया, सूडान पे लगा दिया, ऐसे करके इक्वेटोरियल गिनो पे लगा दिया। और जो आपको ये हल्का सा पिंकिश दिख रहा है, ये आप देखेंगे वेनेजुएला हो गया, क्यूबा हो गया, या फिर आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, या फिर आपका लाओस हो गया, यहां पे आपको वीजा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। और ऐसा इन्होंने ट्रैवल बैन 2017 में भी लगाया था। इनमें से काफी सारी कंट्रीज कॉमन थी, लीबिया था, यमन था, चड था, एंड इवन उसके बारे में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने एयरपोर्ट्स पे प्रोटेस्ट किया, लोगों ने यूएस के अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में फेडरल जज ने इसको टेम्पररी बेसिस पे इसको हॉल्ट किया। फिर इसमें कुछ जो लीगल लूप होल्स थे उसको चेंज करके फिर दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका दायरा और बढ़ाया गया, जिसमें वेनेजुएला को भी लाया गया, और बाद में भी प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट इसको, जो ये रिवाइज्ड ट्रैवल बैन था 2017 के टाइम पे, इसको अपहोल्ड कर देता है। बट जैसे ही बाइडेन आते हैं, इस पूरे के पूरे ट्रैवल बैन को वो लिफ्ट कर देते हैं। और अब दोबारा से जब ट्रंप आए हैं सरकार में, जिसका अंदेशा उन्होंने पहले ही दे दिया था कि मैं इन नेशंस पे लगाता हुआ नजर आऊंगा, तो दोबारा से इन्होंने ये ट्रैवल बैन लगा दिया है। बट इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों इन सबको चुना गया, और यही क्यों चुने गए। तो पहली बात, जब वो अफगानिस्तान की बात करते हैं और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो उन्होंने बातें करी हैं, उसमें यह कहा कि इस डॉक्यूमेंट में यह हाईलाइट होता है कि कैसे अफगानिस्तान के अंदर जो अभी तालिबान ग्रुप उसको कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसको हमने एक डेजिग्नेटेड या ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है। तो क्या आपने मुजाहिदीन को नहीं कर रखा? क्या आपने लश्कर तैयबा को नहीं कर रखा? उनको भी कर रखा है, फिर पाकिस्तान की लिस्ट में नहीं आया। पहली चीज। दूसरी चीज, वो ये साफ साफ कहते हैं कि जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर इंप्रूव हो जाएगी, बट अफगानिस्तान में वो ये कहते हैं कि जो भी अथॉरिटी, यानी तालिबान जो अभी अफगानिस्तान के अंदर रूल कर रही है, उनके पास में कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो प्रॉपर वेरीफाई करके ऐसे कंप्लीट प्रूफ वाले पासपोर्ट्स और सिविल डॉक्यूमेंट्स इशू कर सके।
उनके पास में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है इन अथॉरिटीज के पास में कि वो भैया पासपोर्ट्स और सिविल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से इशू कर सके, राइट। ये सारी चीजों के बारे में बात की जाती है और इवन कहा जाता है कि अफगानिस्तान नेशनल्स जो हैं, जो उनका पीरियड होता है यूनाइटेड स्टेट्स में स्टे करने का, उससे ज्यादा समय वो बिताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 90 दिन का समय है तो वो ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। अब आगे और नेशंस की क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमारे जो जियो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो किस तरीके से साफ साफ ट्रंप को स्लैम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक ऑफर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑफर अवेलेबल है 19,999 में, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज यूवी पाजीवाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। ऐसे ही अगर आप अलग अलग बैचेस में एनरोल होना चाहते हो, चाहे वो बायलैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायलैंग्वेज हो, सारे अलग अलग बैचेस हैं। ये 2027 का बैच है और ये 2028 का बैच है। 27 वाले में मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट कराया है और 28 वाले में मैंने इकोनॉमी करवाया है। और इसमें भी अगर आपको एनरोल होना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजीवाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान को तो वो ये कह देते हैं कि ईरान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की जगह आपको टेररिस्ट बेसिस मिलते हैं, वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं, वहां पे टेररिस्ट लोग रहते हैं, बाहर आपकी फोटोज निकल के आते हैं। स्टिल यू आर नॉट डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, राइट। और ये हमेशा से कहते हुए आए हैं और आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की ईरान के साथ में नहीं बनती, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। ईरान की जो एम्बिशंस हैं वो मिडिल ईस्ट में वो नहीं चाहता ईरान अपनी एम्बिशंस को पूरा करे। और अभी तो इनके बीच में टसल वैसे ही चल रही है न्यूक्लियर डील को लेकर। पहले आप न्यूक्लियर डील से निकल जाओ और उसके बाद में ईरान के ऊपर इल्जाम लगा दो। अब ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर डील कर लेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट सिविलियन पर्पस के लिए जितना न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना है उतना तो करेंगे, बट आप तो वो भी नहीं चाहते। तो इस वजह से अभी इश्यूज चल रहे हैं। और पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ने तेहरान के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। दूसरी बात यह है कि जो तेहरान यानी ईरान का जो एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिससे वो यूएस और इजराइल को काउंटर करता है या उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है, उसमें वो हमास, हिजबुल्लाह, हाउदीज इनका इस्तेमाल करता है, जो एक तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, बट इनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। तो दूसरा रीजन ये बताया जाता है। तीसरा रीजन ईरान के बारे में यह साफ साफ कहते हैं कि भाई साहब यहीं से तो टेररिस्ट निकलते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर टेररिज्म फैल रहा है तो यहीं से फैल रहा है। आप मेरा यूपीएससी नीफ बाय अनअकैडमी पे जाके एक वीडियो देखिएगा जो मैंने अपलोड किया है, जहां पे मैंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से अगर पूरे यूरोप रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, यूएस में अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है तो उसमें पीछे हैं पाकिस्तानी नेशनल्स, और उसको मैंने डिस्कवर किया है। इवन मैंने वहां पे बताया है कि एक इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी निकल के आई है जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कैसे पाकिस्तानी आईएसआई स्पाई एजेंसी अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी जिससे कि वो इंडिया को हार्म कर सके। अब ये ईरान के पीछे रीजन होता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, फिर बोल दिया कि भैया आपके लोग ज्यादा ओवरस्टे करते हैं, राइट। ईरान के ऊपर बोल दिया कि भैया आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हो, आप जो प्रॉक्सी ग्रुप्स, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्पॉन्सर करते हो, और इवन आपके साथ हमारी बनती नहीं है। फिर बात करते हैं सोमालिया और लीबिया। अब सोमालिया के केस में भी सेम रीजंस दिए जाते हैं कि भैया आप टेररिस्ट को सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हुए नजर आते हो। और इवन सोमालिया के लिए तो एक चीज ये बोलते हैं कि ये अदर कंट्रीज से अलग तरीके से इसलिए स्टैंड करता है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट के पास में ना तो कोई कमांड है और ना ये टेरिटरी कंट्रोल करती है। तो जिस गवर्नमेंट के पास में ना कमांड हो ना टेरिटरी कंट्रोल हो तो हम उससे क्यों डील करें। और इसी वजह से इनकी इफेक्टिवनेस में कमी आती है क्योंकि ये कमांड और कंट्रोल कम करते हैं और इसीलिए हम इनके साथ में नहीं कर सकते। फिर वहीं पे ये बोलते हैं सोमालिया की जो इंटरनेशनली बेस्ड गवर्नमेंट है जिसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये लैक कमांड करती है कंट्रोल ऑफ इट्स टेरिटरी, वो एक और सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस करती है, वो है आर्म्ड इस्लामिस्ट, राइट। तो इस वजह से भी हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और इवन लीबिया, नॉर्थन अफ्रीकन कंट्री में भी हिस्टोरिकली टेररिस्ट प्रेजेंस बात की जाती है। और साथ साथ में यह भी कह दिया जाता है कि इनकी अथॉरिटीज भी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है पासपोर्ट्स और वीजा इशू करने में। ठीक है, आपको कॉमन थीम सब में मिलेगी। जब वो हेती की बात करते हैं तो यहां पे डिफरेंस हमें यह देखने को मिलता है। उनका डॉक्यूमेंट यह कहता है कि हेती में मतलब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में काफी सारे इलीगल हेती इमिग्रेंट्स आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, स्पेशली ड्यूरिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और यही ट्रंप जो है साफ साफ कहते हैं कि इसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि यहां पे आने के बाद में क्रिमिनल नेटवर्क्स और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। एंड देन सेकंड पॉइंट अगेन, हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स, कि वीजा 90 दिन के लिए इशू हुआ था लेकिन वहां के जो लोग होते हैं इन वीजा पे जो
लोग आते हैं वो इससे ज्यादा स्टे करते हैं। और अगर डेटा की बात मानो यूएस सेंसस की, तो यहां पे 8,52,000 हेतीज हैं जो अभी भी यूएस के अंदर रह रहे हैं एज ऑफ फरवरी 2024। और 2010 का जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद में भी काफी लोग आए। और इवन यहां पे भी यूएस प्रेसिडेंट साफ साफ ये कह देते हैं कि हमें एक लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट भी। फिर वहीं पे चड की बात करो, कोंगो की बात करो, इक्वेटोरियल गिनिया की बात करो, तो इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो है, वो है हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स। अब मैं ओवरस्टे के बारे में बता चुका हूं कि एक ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया था कि आप इतने दिनों के लिए उस देश में रहेंगे, बट वो उससे भी ज्यादा दिनों के लिए रहता है, इवन विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज एज वेल एज विद नो एविडेंस ऑफ एनी एक्सटेंशन की भैया मैं इतने दिनों तक रहने वाला हूं, ये मेरा एविडेंस है। इवन सेंट्रल अफ्रीकन नेशन चैड को तो साफ साफ ये बोल दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के इमिग्रेशन लॉज हैं आप उसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करते हो, और यही चीज दर्शाता है। और इवन इन्होंने परसेंटेज भी दी कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ओवरस्टे करते हैं। 49.54% बाय चैडियंस है जो कि बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पे आते हैं। वैसे ही कॉन्गो, ब्राजीलिया और इक्वेटोरियल गिनिया के जो लोग हैं, चाहे वो 29.63% हो या 21.98% हो। वहीं पे म्यांमार, जिसको बर्मा कहा जाता है, ट्रंप प्रोक्लेमेशन में ये कहते हैं कि यहां पे भी मेरे को हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स देखने को मिलती है। और इवन ये कहते हैं कि इनकी सरकार भी यूएस के साथ में कॉपरेट नहीं करती है जब हम कभी भी इनके नेशनल्स को डिपोर्ट करते हैं। मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ईरान के नेशनल्स हैं, ये म्यांमार के नेशनल्स हैं, इनको डिपोर्ट करना है, तो फिर उसके बाद में ईरान और म्यांमार जैसी कंट्रीज इनको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। फिर बात करते हैं एरित्रिया, सूडान और यमन की, तो इनके पास में वही अगेन कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है कि भैया जो अथॉरिटीज है उनके पास में कोई कैपेबिलिटीज नहीं है जब वो पासपोर्ट्स और सिविल डॉक्यूमेंट्स इशू कर रही है। सेम वही हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स के बारे में बात की जाती है। यमन में भी यही बात की जाती है, और यमन में तो हाउदीज का एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से अभी हाउदीज के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया कि रेड सी के थ्रू अगर हमारी कोई कार्गो शिप आ रही है तो प्लीज आप उस पर अटैक मत कीजिए, ये हाउदीज के साथ में किया गया, तो वहां से यमन वाली बात आ जाती है। तो ब्रह्मचलानी जो है साफ साफ ब्लास्ट कर देते हैं, स्लैम कर देते हैं कि आपने पाकिस्तान को कैसे छोड़ दिया पीछे। मतलब आपको यह चीज सीखनी चाहिए कि आपने म्यांमार तक को इंक्लूड कर दिया, आपने ईरान तक को इंक्लूड कर दिया, बट आपने पाकिस्तान को नहीं किया, राइट? ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये चीज निकल के आती है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ में, जो कि एक यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी फर्म है, जिसमें ट्रंप के बेटों का लगभग आप देखेंगे 60% स्टेक है। तो ट्रंप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे लिंक है, और यह पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है। तो लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हो। इसीलिए ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ भी एक्टिव कराना चाहते हैं, और जब चाहे इंडिया अगर पावर राइज कर रहा है तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया जाए, राइट? तो ये चीज है। अभी चाइना को काउंटर करने के लिए ईरान के सपोर्ट में आएंगे, जब ईरान बड़ा होगा तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगे, और जब इंडिया बड़ा होगा तब भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजीज हैं अपने पर्पसेस के लिए। वहीं पे म्यांमार में जहां पे अभी सिविल वॉर चल रही है, 2021 से मिलिट्री कूप है, और वहां पे जो जनता गवर्नमेंट है उनके खिलाफ काफी सारे रेबल ग्रुप्स जो हैं खड़े हो चुके हैं। तो यूएस का मतलब ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि यूएस इन सारे एंटी जनता रेबल ग्रुप्स को क्या करता है, मतलब जनता गवर्नमेंट मतलब जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काफी सारे आपको रेबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे अराकन आर्मी हो गया और बहुत को सारे, ठीक है। और इनके ऊपर जो है बट पाकिस्तान, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगेंगे, भैया होस्टिंग एंड इवन एडिंग टेरर नेटवर्क्स, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। इन सारी चीजों के बारे में वो बात करते हुए नजर आते हैं। और यही चीज व्हाइट हाउस ने जब इस बैन के बारे में बात करी तो वो डिफेंड करते हैं कि हम ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए लिया है, या तो इन कंट्रीज के अंदर वीक वेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब कि उनकी अथॉरिटीज के पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो पासपोर्ट इशू कर सकें, या फिर वो जो सिविल डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छी तरीके से इशू कर सकें। दूसरा, हमें हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स देखने को मिलते हैं, और हमारे यहां पे ओपन माइग्रेशन नहीं हो सकता किसी भी कंट्री से जहां पे हम ये बिलीव ना करें, विश्वास ना करें कि सेफ और रिलायबल वेट और स्क्रीनिंग हमें देखने को मिल रही है। और ये सारी कंट्रीज थी जिनको इंक्लूड किया गया है, राइट? आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। अनअकैडमी ने लॉन्च किया है मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।